नमस्कार। आज हम यूरोप के इतिहास के एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर नजर डालेंगे, राष्ट्रवाद का उदय। हाँ, बिल्कुल। एक ऐसा मोड़ जिसने सिर्फ यूरोप ही नहीं पूरी दुनिया को बदला। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास कुछ नोट्स हैं, दस्तावेज हैं, जो हमें सीधे 19वीं सदी के यूरोप में ले जाएंगे। और हमारा मकसद है ये समझना कि ये विचारधारा कैसे पनपी और कैसे इसने पूरे महाद्वीप का राजनीतिक और सामाजिक नक्शा ही बदल दिया। सही। और आधुनिक राष्ट्र राज्यों का जन्म हुआ इससे। हाँ, सोचिए, फ्रांसीसी क्रांति की गूंज से लेकर फिर इटली और जर्मनी का एकीकरण, क्या कहानी है। चलिए इस परत को खोलते हैं। बिल्कुल। और ये समझना जरूरी है ना कि ये राष्ट्र की भावना, ये पहचान अचानक नहीं आई। इसकी जड़ें काफी गहरी हैं। और शुरुआत, जैसा आपने कहा, अक्सर 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से ही मानी जाती है। हाँ, फ्रांसीसी क्रांति, वो दौर जब सदियों से चली आ रही राजा की सत्ता को उखाड़ फेंका गया। पर क्रांति ने सिर्फ राजा को ही नहीं हटाया, उसने एक नया विचार भी दिया, है ना? के नागरिकों में है। राज करने का हक जनता को मिल गया। यहीं से राष्ट्र की आधुनिक कल्पना शुरू होती है एक तरह से। और इस कल्पना को हकीकत बनाने के लिए उन्होंने बाकायदा कोशिशें भी की, जैसे वो ला पैट्रिया यानी पितृभूमि और ले सिटोयन यानी नागरिक। इन शब्दों से ये जताया कि सब बराबर है, सबका देश पर समान हक है। बिल्कुल, ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक नए समाज का वादा थे। फिर उन्होंने एक नया झंडा चुना, वही नीला सफेद लाल तिरंगा, जो आज भी फ्रांस का प्रतीक है। हाँ हाँ। नए राष्ट्रगान रचे गए, राष्ट्र के नाम पर शपथ ली गई, शहीदों को याद किया गया। ये सब तरीके थे लोगों को एक साथ लाने के, उनमें वो हम फ्रांसीसी हैं वाली भावना जगाने के। यानी पहचान को गढ़ा गया। और प्रशासन में भी बड़े बदलाव हुए। हाँ, पहचान गढ़ी भी गई और उसे मजबूत करने के लिए ठोस कदम उठाए गए। जैसे पूरे देश में एक जैसे कानून लागू हुए। अच्छा। अंदरूनी जो टैक्स यहाँ लगते थे, सीमा शुल्क, वो खत्म किए। नापतोल की एक जैसी प्रणाली अपनाई गई। और जो अलग अलग बोलियां थीं, उनकी जगह पेरिस वाली फ्रेंच को राष्ट्रभाषा बनाया। मकसद साफ था, अलग अलग पहचानों को मिटाकर एक फ्रांसीसी राष्ट्र बनाना। और ये आग सिर्फ फ्रांस तक ही सीमित नहीं रही, फैल गई? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्रांति के विचार तो बहुत तेजी से फैले। पढ़े लिखे लोग, छात्र, वो सब इन नई बातों से बहुत उत्साहित थे। जगह जगह जैकोबिन क्लब बनने लगे। और फिर तो फ्रांसीसी सेनाएं इन विचारों को तलवार के जोर पर हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, इटली, इन सब इलाकों तक ले गईं। फिर आता है नेपोलियन का दौर। उसका 1804 का नेपोलियन कोड या नागरिक संहिता तो आज भी काफी मशहूर है। हाँ, बहुत अहम है वो। कानून के सामने सब बराबर, जन्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं, संपत्ति का अधिकार। ये तो बड़े सुधार थे उस जमाने के हिसाब से। निश्चित रूप से। नेपोलियन ने प्रशासन को भी काफी सुधारा। वो पुरानी सामंती व्यवस्था खत्म की। अच्छा। किसानों को जो बंधुआ मजदूरी करनी पड़ती थी या जागीरदारों को शुल्क देने पड़ते थे, उनसे मुक्ति दिलाई। शहरों में कारीगरों पर जो गिल्ड के प्रतिबंध थे, वो हटाए। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सुधारा। तो शुरू में तो कई जगह लोगों ने फ्रांसीसी सेनाओं का स्वागत भी किया। उन्हें लगा कि आजादी लेकर आए हैं। सुनने में तो ये सब बहुत अच्छा लगता है। हाँ, मतलब सुधार ही सुधार। हाँ, शुरू में तो लगा भी। लेकिन फिर सिक्के का दूसरा पहलू सामने आया। वो क्या था? मतलब ये सुधार जबरन लागू किए जा रहे थे? हाँ, एक तो वो, और फिर जल्द ही लोगों को एहसास हुआ कि आजादी के नाम पर नई तरह की पाबंदियां आ गई हैं। टैक्स बहुत ज्यादा बढ़ा दिए गए, प्रेस पर सेंसरशिप लग गई। लोगों को जबरदस्ती नेपोलियन की फौज में भर्ती किया जाने लगा ताकि वो बाकी यूरोप को जीत सके। और राजनीतिक आजादी तो बिल्कुल नहीं थी। तो फिर क्या हुआ? गुस्सा बड़ा होगा ना लोगों में। हाँ, नतीजा, जहां पहले फ्रांसीसी सेनाओं का स्वागत हुआ था, वहीं अब उनके खिलाफ गुस्सा पनपने लगा। और इसने स्थानीय राष्ट्रवाद की भावना को, आप कह सकती हैं, और हवा दी। तो नेपोलियन की हार के बाद यूरोप के बड़े खिलाड़ी ब्रिटेन, रूस, प्रशिया, ऑस्ट्रिया, ये सब वियना में मिले 1815 में। इसे वियना कांग्रेस कहते हैं। इनका मकसद क्या था? क्या वो इतिहास का पहिया पीछे घुमाना चाहते थे? काफी हद तक यही। ऑस्ट्रिया के चांसलर थे मेटरनिक, वो इसके मुख्य कर्ता धर्ता थे। उनका लक्ष्य था नेपोलियन ने जो भी बदलाव किए थे उनको खत्म करना और यूरोप में क्रांति से पहले वाली पुरानी रूढ़िवादी व्यवस्था को फिर से स्थापित करना। यानी राजा, चर्च, जमींदार, ये सब वापस? हाँ, बिल्कुल। पुराने राजवंशों को गद्दी वापस दे दी गई, जैसे फ्रांस में बोरबॉन वंश को। फ्रांस की सीमाओं पर नए राज्य बना दिए गए ताकि वो फिर से फैल ना सके।
प्रशिया, ऑस्ट्रिया, रूस को नए इलाके मिले। मुख्य सिद्धांत यही था, राजतंत्र, चर्च, सामाजिक ऊंच नीच जैसी जो स्थापित संस्थाएं थीं, परंपराएं थीं, उनको बनाए रखना। हाँ, सेना और नौकरशाही में कुछ आधुनिकीकरण उन्होंने स्वीकार किया क्योंकि वो नेपोलियन से सीख चुके थे। यानी बदलाव को रोकने की पूरी कोशिश। बिल्कुल। और इसके लिए फिर दमन का रास्ता अपनाया गया। सरकार के खिलाफ कुछ भी बोलने या लिखने की आज़ादी नहीं थी। सेंसरशिप लगा दी गई, गुप्त पुलिस बनाई गई। जो भी राष्ट्रवादी या उदारवादी विचार थे, उनको कुचलने की हर मुमकिन कोशिश हुई। लेकिन विचारों को कैद करना तो मुश्किल होता है ना? हाँ, बिल्कुल मुश्किल होता है। और यहीं पर फिर उदारवादी राष्ट्रवाद सामने आता है, खासकर पढ़े लिखे मध्यम वर्ग के बीच। अच्छा, ये कौन लोग थे? मतलब प्रोफेसर, डॉक्टर, व्यापारी? और ये क्या चाहते थे? हाँ, ज्यादातर यही लोग थे। उदारवाद का मतलब उनके लिए था व्यक्तिगत स्वतंत्रता, कानून के सामने बराबरी। वो चाहते थे कि सरकार सबकी सहमति से बने, यानी एक संविधान हो, प्रेस की आज़ादी हो। और एक बहुत जरूरी चीज उनके लिए थी, बाजार की स्वतंत्रता, यानी व्यापार पर जो सरकारी रोक-टोक थी वो खत्म हो। इसका कोई ठोस उदाहरण है क्या? वो ज़ोल्वेराइन का जिक्र आता है अक्सर। हाँ, ज़ोल्वेराइन इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। 1834 में प्रशिया की पहल पर यह बना था। एक कस्टम यूनियन था जिसमें ज्यादातर जर्मन राज्य शामिल हो गए। अच्छा। इसने क्या किया कि जो 30 से ज्यादा अलग अलग मुद्राएं चलती थी, उनको घटाकर सिर्फ 2 कर दिया, और राज्यों के बीच जो टैक्स की दीवारें थी, व्यापार में बाधाएं थी, उनको हटा दिया। तो इससे व्यापार आसान हो गया? बहुत आसान हो गया। और इस आर्थिक एकीकरण ने कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं राजनीतिक एकीकरण की मांग को और मजबूत किया। लोगों को लगा कि जब हम व्यापार में एक हो सकते हैं तो देश के तौर पर एक क्यों नहीं हो सकते। तो ये उदारवादी और राष्ट्रवादी भावनाएं दमन के बावजूद पनपती रहीं। और फिर हम क्रांतियों के दौर में आते हैं, 1830 और 1848। हाँ बिल्कुल, दमन के बावजूद ये विचार जिंदा रहे और गुप्त रूप से फैलते रहे। और फिर 1830 और 1848 में यूरोप में क्रांतियों की लहरें उठीं। 1830 में क्या हुआ? 1830 में फ्रांस में जुलाई क्रांति हुई, जिससे राजा बदला गया। लुई फिलिप राजा बना। बेल्जियम जो था वो नीदरलैंड से अलग होकर एक स्वतंत्र देश बन गया। और ग्रीस की आज़ादी की लड़ाई भी इसी समय के आसपास हुई? हाँ, ग्रीस जो सदियों से ओटोमन साम्राज्य का हिस्सा था, उसने 1821 में स्वतंत्रता संग्राम शुरू किया था। पश्चिमी यूरोप के लोगों की, खासकर पढ़े लिखे लोगों की, बहुत सहानुभूति थी ग्रीस के साथ। क्यों? क्योंकि वो ग्रीस को यूरोपीय सभ्यता और लोकतंत्र का पालना मानते थे, उसकी प्राचीन संस्कृति के कारण। यहाँ तक कि मशहूर अंग्रेजी कवि लॉर्ड बायरन ने तो ग्रीस के लिए पैसा इकट्ठा किया। वो लड़ने भी गए और वहीं उनकी मृत्यु भी हुई। ओह वाह! आखिरकार 1832 की एक संधि से ग्रीस को एक स्वतंत्र राष्ट्र मान लिया गया। फिर आया 1848, जिसे क्रांतियों का वर्ष ही कहते हैं। ऐसा क्या हुआ इस साल? सही कहा, 1848 में तो जैसे पूरे यूरोप में एक उबाल सा आ गया। फ्रांस में फिर क्रांति हुई, राजा को भागना पड़ा, गणराज्य घोषित हुआ और पहली बार सभी वयस्क पुरुषों को वोट देने का अधिकार मिला। सभी पुरुषों को? ये तो बड़ी बात थी। हाँ, ये बहुत बड़ी बात थी उस समय के लिए। और इसका असर बाकी यूरोप पर भी पड़ा। जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी, इन सब इलाकों में भी उदारवादी मध्यम वर्ग ने संविधान और राष्ट्रीय एकीकरण की मांग उठाई। लोग सड़कों पर उतर आए। जर्मनी में तो फ्रैंकफर्ट शहर में एक संसद भी बुलाई गई थी, है ना? राष्ट्रीय संसद। हाँ बिल्कुल, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। इसमें 831 चुने हुए प्रतिनिधि थे पूरे जर्मनी से। उन्होंने बड़ी मेहनत से एक संविधान का मसौदा भी तैयार किया। इसके तहत जर्मनी एक संवैधानिक राजतंत्र बनता, मतलब राजा होता लेकिन संसद के अधीन। लेकिन ये कोशिश सफल नहीं हुई। नहीं, ये सफल नहीं हो पाई। प्रशिया के जो राजा थे, फ्रेडरिक विल्हेम चतुर्थ, उन्होंने सम्राट का ताज पहनने से इनकार कर दिया। वो चुने हुए प्रतिनिधियों से ताज लेना अपनी शान के खिलाफ समझते थे। अच्छा। बाकी राजाओं ने भी इसका विरोध किया और आखिरकार सेना बुलाकर संसद को भंग कर दिया गया। इसमें एक विडंबना भी थी ना, कि उदारवादियों ने खुद ही मजदूरों और कारीगरों का साथ नहीं दिया। हाँ, ये एक बड़ी कमजोरी साबित हुई। उदारवादी नेता मजदूरों और कारीगरों की मांगों का विरोध कर रहे थे, जिससे उनका जो एक व्यापक जनसमर्थन बन सकता था वो खत्म हो गया। और इस पूरे दौर में महिलाओं की भूमिका भी काफी अहम थी, लेकिन उन्हें राजनीतिक अधिकार नहीं मिले। हाँ, ये एक और अहम पहलू है। महिलाओं ने इन सभी आंदोलनों में बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। उन्होंने अपने खुद के राजनीतिक संगठन बनाए, अखबार निकाले, रैलियों और सभाओं में सक्रिय रहीं। लेकिन जब अधिकार देने की बात आई तो उन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया।
फ्रैंकफर्ट संसद में भी उन्हें सिर्फ दर्शक दीर्घा में बैठने की इजाजत थी, वोट देने का या चुने जाने का अधिकार नहीं था। ऐसा क्यों? क्या उदारवादी नेता भी यही मानते थे? हाँ, उस समय के कई जाने माने उदारवादी नेता जैसे कार्ल वेलकर, उनका मानना था कि प्रकृति ने महिलाओं को घर और परिवार संभालने के लिए बनाया है, राजनीति पुरुषों का क्षेत्र है। हालांकि लुईज ओटो पीटर्स जैसी कुछ महिला कार्यकर्ता थीं जो बराबरी की बात कर रही थी, लेकिन उनकी आवाज सुनी नहीं गई। तो क्या 1848 की क्रांतियां पूरी तरह से नाकाम रही? देखिए, अपने तात्कालिक लक्ष्य यानी उदारवादी राष्ट्र राज्य बनाने में तो वो नाकाम रहीं, लेकिन पूरी तरह नाकाम भी नहीं कह सकते। कैसे? क्योंकि इन क्रांतियों ने पुरानी रूढ़िवादी व्यवस्था की चूल्हे हिला दी थी। राजाओं और शासकों को ये समझ आ गया था कि अब दमन के बल पर हमेशा राज नहीं किया जा सकता, उन्हें कुछ न कुछ रियायतें देनी पड़ेंगी। जैसे? ऑस्ट्रिया हंगरी में हंगरी के लोगों को ज्यादा स्वायत्तता दी गई। तो एक तरह से इन क्रांतियों ने आने वाले बदलावों के लिए जमीन तैयार कर दी। अच्छा, अभी तक हमने ज्यादातर राजनीति, युद्ध, संविधान की बातें की, लेकिन राष्ट्रवाद सिर्फ इन्हीं चीजों से तो नहीं बनता। इसमें भावनाओं का, संस्कृति का, कला का भी बड़ा हाथ होता है। यहाँ रोमांटिकवाद का क्या रोल था? हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। राष्ट्रवाद सिर्फ राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था, ये एक सांस्कृतिक आंदोलन भी था, और इसमें रोमांटिकवाद का बहुत बड़ा योगदान था। ये रोमांटिकवाद था क्या असल में? रोमांटिकवाद या रोमांटिसिज्म एक सांस्कृतिक आंदोलन था जो 18वीं सदी के आखिर और 19वीं सदी में यूरोप में फैला। इसने तर्क और विज्ञान पर जो बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा था, उसकी जगह भावनाओं, अंतर्ज्ञान, कल्पना और रहस्यवाद को महत्व दिया। तो इसका राष्ट्रवाद से क्या लेना देना था? रोमांटिक विचारकों का मानना था कि किसी राष्ट्र की सच्ची पहचान उसके तर्क वितर्क में नहीं, बल्कि उसकी साझा संस्कृति, उसकी लोक कलाओं में बसती है। उन्होंने एक साझा अतीत, एक साझा सांस्कृतिक विरासत को राष्ट्रीय भावना जगाने का आधार माना। लोक संस्कृति यानी लोकगीत, लोक कहानियां, लोक नृत्य और स्थानीय भाषा, इसे राष्ट्र की आत्मा माना गया। जैसे वो जर्मन दार्शनिक थे योहान गॉटफ्रीड हर्डर, उनका विचार था कि सच्ची जर्मन संस्कृति आम लोगों 10 वॉल्क में मिलती है। बिल्कुल, हर्डर का मानना था कि राष्ट्र की सच्ची आत्मा वॉल्क्जिस्ट लोकगीतों, लोक काव्यों और लोक कथाओं में ही प्रकट होती है। इसलिए इन्हें इकट्ठा करना और लोगों तक पहुंचाना जरूरी है, ताकि उनमें राष्ट्रीय भावना जागे। और इसी विचार पर शायद वो ग्रिम भाईज, जैकब और विलहेल्म ग्रिम, उन्होंने गांव-गांव घूमकर जर्मन लोक कथाएं इकट्ठी की। एकदम सही। उनका मकसद सिर्फ बच्चों को कहानियां सुनाना नहीं था, बल्कि एक तरह से जर्मन भाषा और संस्कृति को सहेजना और एक साझा जर्मन पहचान को मजबूत करना था। और भाषा का भी आपने जिक्र किया, पोलैंड का उदाहरण दिया जाता है अक्सर। हाँ, पोलैंड का उदाहरण बहुत अच्छा है। 18वीं सदी के आखिर में पोलैंड का बंटवारा हो गया था और उसका एक बड़ा हिस्सा रूसी साम्राज्य के कब्जे में आ गया था। रूसियों ने स्कूलों से पोलिश भाषा हटा दी और रूसी भाषा थोपने की कोशिश की। ऐसे में पोलैंड में चर्च एक महत्वपूर्ण जगह बन गया, जहां पादरियों ने धार्मिक शिक्षा और उपदेशों में पोलिश भाषा का इस्तेमाल जारी रखा। ये सिर्फ भाषा का इस्तेमाल नहीं था, ये रूसी दमन के खिलाफ राष्ट्रीय प्रतिरोध का एक प्रतीक बन गया। कई पादरियों को इसके लिए सजा भी दी गई, उन्हें जेल भेजा गया। तो भाषा एक हथियार बन गई। हाँ बिल्कुल। इसी तरह संगीत और नृत्य ने भी भूमिका निभाई। जैसे पोलैंड के ही कार्ल कुरपिंस्की थे, उन्होंने अपने ओपेरा और संगीत के जरिए राष्ट्रीय संघर्ष को दर्शाया। और जो पारंपरिक लोक नृत्य थे, जैसे पोलोनेस और मजूरका, उन्हें राष्ट्रीय प्रतीकों में बदल दिया। तो कला, संस्कृति, भाषा, ये सब राष्ट्रवाद को गढ़ने और फैलाने के अहम औजार बन गए। लेकिन 1830 और 40 के दशक सिर्फ क्रांति और रोमांस के ही नहीं थे, ये भूख, कठिनाई और जन विद्रोह के भी दशक थे, है ना? हाँ, ये बात भी उतनी ही सच है। ये यूरोप के लिए आर्थिक रूप से बहुत मुश्किल दौर था। एक तो जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही थी। अच्छा। रोजगार के अवसर उतने नहीं थे। लोग गांवों से काम की तलाश में शहरों की ओर भाग रहे थे, जहां उन्हें अक्सर भीड़ भरी गंदी बस्तियों, झुग्गियों में रहना पड़ता था। और औद्योगिकरण का भी असर पड़ रहा था। हाँ, खासकर इंग्लैंड में जो औद्योगिक क्रांति हुई थी, वहां मशीनों से कपड़ा सस्ता बढ़ने लगा था। इसका असर यूरोप के बाकी हिस्सों के छोटे उत्पादकों, खासकर हाथ से कपड़ा बुनने वाले बुनकरों पर पड़ा। उनका काम छिन रहा था, वो बेरोजगार हो रहे थे। 1845 में सिलीसिया के बुनकरों का विद्रोह शायद इसी का नतीजा था। सिलीसिया प्रशिया का एक क्षेत्र था, है ना? हाँ बिल्कुल। सिलेशिया में बुनकरों का विद्रोह इसी आर्थिक बदहाली का एक ज्वलंत उदाहरण है। हुआ ये कि जो ठेकेदार बुनकरों से कच्चा माल देकर कपड़ा बनवाते थे, उन्होंने अचानक उनके तैयार माल की कीमतें बहुत ज्यादा गिरा दी। ओह। बुनकरों ने जब ज्यादा मजदूरी मांगी तो उन्हें धमकाया गया, दुत्कारा गया।
तो 4 जून 1845 को बुनकरों की एक बड़ी भीड़ गुस्से में उन ठेकेदारों के घरों की तरफ चल पड़ी। फिर क्या हुआ? उन्होंने एक ठेकेदार के घर पर धावा बोल दिया, खिड़कियां, फर्नीचर सब तोड़-फोड़ दिया, घर में रखा कपड़ों का गोदाम लूट लिया। वो ठेकेदार तो परिवार के साथ भाग गया, लेकिन अगले दिन सेना के साथ लौटा। सेना? हाँ, और फिर सेना और बुनकरों के बीच टकराव हुआ, जिसमें गोली चली और 11 बुनकर मारे गए। 11 बुनकर? हाँ, ये घटना दिखाती है कि उस दौर में आर्थिक कठिनाइयां कितनी ज्यादा थीं और वो किस तरह से जन विद्रोह का रूप ले सकती थीं। और 1848 की जो क्रांतियां हुई, उनके पीछे भी कई जगहों पर खाने की कमी और व्यापक बेरोजगारी एक बहुत बड़ा कारण थी, जिसने लोगों को सड़कों पर उतरने को मजबूर कर दिया था। तो 1848 की क्रांतियां भले ही फौरी तौर पर दब गईं, लेकिन राष्ट्रवाद का विचार तो जिंदा रहा। और अब कहानी शायद यूरोप के नक्शे को बदलने वाली 2 सबसे बड़ी घटनाओं की तरफ मुड़ती है, जर्मनी और इटली का एकीकरण। पहले जर्मनी की बात करें। 1848 की वो फ्रैंकफर्ट वाली उदारवादी कोशिश तो नाकाम हो गई थी। हाँ, वो नाकाम हो गई थी। उसके बाद जर्मनी को एक करने का नेतृत्व वो उदारवादियों के हाथ से निकलकर रूढ़िवादियों के हाथ में आ गया, और खासकर प्रशिया राज्य के हाथ में। प्रशिया उस समय जर्मन राज्यों में सबसे ताकतवर था, उसकी सेना बहुत मजबूत थी, नौकरशाही बहुत कुशल थी। और उसका नेतृत्व कर रहे थे ऑटो वॉन बिस्मार्क, प्रशिया के मुख्यमंत्री। बिल्कुल, ऑटो वॉन बिस्मार्क, जिन्हें आयरन चांसलर भी कहा जाता है। हाँ, और उनकी मशहूर नीति रक्त और लौह, यानी ब्लड एंड आयरन, मतलब बातचीत से नहीं बल्कि सैन्य ताकत से एकीकरण। एकदम सही। बिस्मार्क का साफ मानना था कि जर्मनी की समस्याएं भाषणों और बहुमत के फैसलों से हल नहीं होंगी, बल्कि प्रशा की सैन्य ताकत से होंगी। उन्होंने प्रशा की सेना को और मजबूत किया और फिर अगले 7 सालों के अंदर 3 बड़े युद्ध लड़े। 3 युद्ध? कौन कौन से? पहला 1864 में डेनमार्क के साथ, दूसरा 1866 में ऑस्ट्रिया के साथ, जो कि जर्मनी का एक और दावेदार था। इस युद्ध में ऑस्ट्रिया बुरी तरह हारा और उसे जर्मन संघ से बाहर होना पड़ा। और तीसरा और सबसे निर्णायक युद्ध 1870-71 में फ्रांस के साथ लड़ा गया। इसमें भी प्रशा की शानदार जीत हुई। और इन युद्धों का नतीजा क्या निकला? नतीजा ये हुआ कि दक्षिण जर्मनी के जो राज्य पहले हिचक रहे थे, वो भी प्रशा के साथ आ गए। और आखिरकार 18 जनवरी 1871 को एक बहुत ही खास जगह पर, फ्रांस के वर्साय महल के शीश महल में, जो कि फ्रांस के लिए एक तरह का अपमान था। हाँ, बिल्कुल। वहां प्रोशिया के राजा विल्हेम प्रथम को एकीकृत जर्मनी का सम्राट केसर घोषित कर दिया गया। यूरोप के बीचों बीच एक नया बेहद शक्तिशाली जर्मन राष्ट्र राज्य उभर आया था। वाह, तो ये थी जर्मनी की कहानी। अब इटली की बात करते हैं। 19वीं सदी के मध्य में इटली की हालत भी कुछ वैसी ही थी, कई हिस्सों में बटा हुआ था, है ना? हाँ बिल्कुल, इटली तो और भी ज्यादा बिखरा हुआ था। उत्तर में ऑस्ट्रिया का कब्जा था लोम्बार्डी और वेनिस पर, बीच में पोप का अपना राज्य था, दक्षिण में सिसिली और नेपल्स का अलग राज्य था, जिस पर स्पेन के बोर्बन राजाओं का शासन था। सिर्फ एक इतालवी राजघराना था, सार्डिनिया पीडमोंट, जिसका शासन इटली के एक हिस्से पर था। यहाँ पर 3 नाम बहुत अहम माने जाते हैं। एक तो जुजेपे मैत्सिनी, जिन्होंने यंग इटली जैसे गुप्त संगठन बनाकर लोगों में राष्ट्रीय भावना जगाई। हाँ, मैत्सिनी विचारक थे, उन्होंने नींव रखी। फिर काउंट कैमिलो दे कावूर, जो सार्डिनिया पीडमोंट के प्रधानमंत्री थे, एक बहुत ही चतुर कूटनीतिज्ञ। उन्हें इटली का मस्तिष्क भी कहते हैं। सही, कावूर असली रणनीतिकार थे। और तीसरे जुसेपे गैरिबाल्डी, एक जोशीले क्रांतिकारी और सेनानी, जिन्हें इटली की तलवार कहा जाता है। बिल्कुल, इन तीनों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी, हालांकि उनके तरीके और विचार अलग-अलग थे। मैत्सिनी एक गणराज्य चाहते थे, जबकि कावूर राजतंत्र के तहत एकीकरण चाहते थे। तो एकीकरण हुआ कैसे? नेतृत्व किसने किया? एकीकरण का नेतृत्व सार्डिनिया पिडमोंट राज्य और उसके राजा विक्टर इमैनुअल द्वितीय ने किया, और असली रणनीति बनाई प्रधानमंत्री कावूर ने। कावूर खुद ना तो क्रांतिकारी थे, ना ही डेमोक्रेट। वो इतालवी से ज्यादा फ्रेंच बोलते थे, लेकिन वो एक कुशल कूटनीतिज्ञ थे। उन्होंने फ्रांस के साथ एक चालाकी भरी संधि की। अच्छा। और फ्रांस की मदद से 1859 में ऑस्ट्रिया को युद्ध में हरा दिया। इससे लोम्बार्डी का इलाका सार्डिनिया पिडमोंट को मिल गया। इसके बाद मध्य इटली के राज्यों ने भी जनमत संग्रह के जरिए सार्डिनिया पिडमोंट में शामिल होने का फैसला किया। और फिर गैरिबाल्डी का मशहूर 1000 लोगों का अभियान, एक्सपीडिशन ऑफ द 1000, वो क्या था? हाँ, वो भी गजब था।
1860 में गैरीबाल्डी अपने करीब 1000 लाल शर्ट पहने स्वयंसेवकों के साथ दक्षिण इटली की ओर चल पड़े। सिर्फ 1000 लोग? हाँ, शुरू में। लेकिन उन्हें स्थानीय किसानों का जबरदस्त समर्थन मिला और उनकी सेना बड़ी होती गई। उन्होंने सिसिली और नेपल्स पर कब्जा कर लिया और वहां के बोर्बन शासक को भगा दिया। फिर उन्होंने क्या किया? क्या खुद राजा बन गए? नहीं, यहीं पर गैरीबाल्डी की महानता दिखती है। वो चाहते तो अपना अलग गणराज्य बना सकते थे, लेकिन उन्होंने राष्ट्रहित में दक्षिण इटली का पूरा जीता हुआ इलाका सार्डिनिया पीडमोंट के राजा विक्टर इमैनुअल द्वितीय को सौंप दिया। वाओ! और इस तरह 1861 में विक्टर इमैनुअल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित कर दिया गया। हालांकि अभी वेनिस जो 1866 में मिला और रोम जो 1870 में मिला, इटली में शामिल होना बाकी थे, लेकिन मुख्य एकीकरण हो चुका था। ये वाकई दिलचस्प है कि इटली को एक करने में इतने अलग-अलग तरह के लोगों का हाथ था। मैत्सीनी जैसे क्रांतिकारी विचारक, कावूर जैसे कूटनीतिज्ञ राजनेता और गैरीबाल्डी जैसे जननायक सेनानी। बिल्कुल। ये दिखाता है कि राष्ट्रवाद कोई एक मोनोलिथिक चीज नहीं थी, उसके कई रूप थे और अलग-अलग ताकतें उसे अपने-अपने तरीके से आगे बढ़ा रही थी। अच्छा, अब एक बात और, ये राष्ट्र तो एक अमूर्त विचार है ना? मतलब कोई ऐसी चीज नहीं जिसे हम छू सकें या देख सकें। तो इसे आम लोगों के समझने लायक, उनसे जुड़ने लायक कैसे बनाया गया? उन तस्वीरों और मूर्तियों का क्या चक्कर था जिनकी बात होती है? हाँ, ये बहुत ही दिलचस्प और जरूरी सवाल है। राष्ट्र एक अमूर्त विचार है, उसे ठोस रूप देना जरूरी था ताकि लोग उससे भावनात्मक रूप से जुड़ सकें। इसका एक बहुत कारगर तरीका निकाला गया, राष्ट्र को एक व्यक्ति के रूप में चित्रित करना, खासकर एक महिला के रूप में। इसे हम रूपक या एलेगोरी कहते हैं। महिला के रूप में क्यों? शायद इसलिए कि मातृभूमि का विचार ज्यादा भावनात्मक होता है। तो जैसे फ्रांस में राष्ट्र को एक लोकप्रिय ईसाई नाम मारियन दिया गया। मारियन? हाँ, मारियन। उसे स्वतंत्रता और गणराज्य के प्रतीकों के साथ दर्शाया गया, जैसे लाल टोपी, तिरंगा झंडा, कोकार्ड, एक तरह का बिल्ला। उसकी मूर्तियां सार्वजनिक चौराहों पर लगाई गईं, सिक्कों और डाक टिकटों पर उसकी तस्वीर छापी गई, ताकि लोगों को हर जगह अपने राष्ट्र की याद आए, एकता का एहसास हो। और जर्मनी में जर्मेनिया थी, है ना? हाँ, जो बलूत यानी ओक के पत्तों का मुकुट पहनती थी। बिल्कुल। जर्मेनिया जर्मन राष्ट्र का रूपक बन गई। वो बलूत के पत्तों का मुकुट पहनती थी क्योंकि जर्मन संस्कृति में बलूत को वीरता का प्रतीक माना जाता है। उसके हाथ में अक्सर एक तलवार भी दिखाई जाती थी, जो जर्मन राइन नदी की रक्षा का प्रतीक थी। और भी कई प्रतीक इस्तेमाल हुए होंगे, जैसे टूटी हुई बेड़ियां। हाँ, प्रतीकों की एक पूरी भाषा विकसित हुई। जैसे टूटी हुई बेड़ियां आजादी मिलने का प्रतीक थीं। छाती पर कवच जिस पर चील बनी हो, वो जर्मन साम्राज्य की ताकत का प्रतीक था। तलवार मुकाबले की तैयारी का प्रतीक थी। और तलवार पर लिपटी जैतून की डाली? वो शांति की इच्छा का प्रतीक थी। काला, लाल और सुनहरा तिरंगा उदारवादी राष्ट्रवादियों का झंडा था, जिसे बाद में प्रतिबंधित कर दिया गया था। उगते हुए सूरज की किरणें एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक थीं। इन सब प्रतीकों ने लोगों में अपने राष्ट्र के प्रति गर्व और एकता की भावना जगाने में बहुत मदद की। तो जर्मनी और इटली में तो एकीकरण बड़े नाटकीय ढंग से, क्रांतियों और युद्धों से हुआ, लेकिन ब्रिटेन का मामला कुछ अलग बताया जाता है। वहां राष्ट्र राज्य का निर्माण कैसे हुआ? क्या वहां कोई क्रांति नहीं हुई? हाँ, ब्रिटेन या ग्रेट ब्रिटेन का मामला यूरोप के बाकी हिस्सों से काफी अलग है। वहां राष्ट्र राज्य का निर्माण किसी अचानक हुई उथल-पुथल या क्रांति का नतीजा नहीं था, बल्कि एक बहुत लंबी चलने वाली प्रक्रिया थी, सदियों की। अच्छा, कैसे? देखिए, 18वीं सदी से पहले कोई ब्रिटिश राष्ट्र जैसी चीज नहीं थी। ब्रिटिश द्वीप समूह में मुख्य रूप से 4 जातीय समूह रहते थे: अंग्रेज, इंग्लिश, वेल्श, स्कॉट और आयरिश। इन सब की अपनी अलग-अलग सांस्कृतिक और राजनीतिक परंपराएं थीं। फिर धीरे-धीरे क्या हुआ कि इंग्लैंड अपनी आर्थिक ताकत, औद्योगिक क्रांति के कारण, धन दौलत और राजनीतिक शक्ति के बल पर बाकी द्वीप समूहों पर अपना प्रभाव और दबदबा बढ़ाने लगा। तो ये शांति से हुआ या? नहीं, शांति से तो नहीं हुआ। काफी संघर्ष और दबाव के बाद 1707 में एक एक्ट ऑफ यूनियन पास हुआ, जिससे इंग्लैंड और स्कॉटलैंड का विलय हो गया और यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बना। लेकिन असल में ये इंग्लैंड का स्कॉटलैंड पर प्रभुत्व स्थापित करना था। मतलब स्कॉटलैंड की अपनी पहचान खत्म कर दी गई? हाँ, काफी हद तक। ब्रिटिश संसद में अंग्रेज सदस्यों का दबदबा हो गया। स्कॉटलैंड की जो विशिष्ट संस्कृति थी, उसके राजनीतिक संस्थान थे, उन्हें योजनाबद्ध तरीके से दबाया गया।
स्कॉटिश हाईलैंड्स के लोगों को उनकी गेलिक भाषा बोलने या अपनी राष्ट्रीय पोशाक पहनने से मना किया गया। बहुत से लोगों को अपना वतन छोड़ने पर मजबूर किया गया। ओहो, और आयरलैंड का क्या हुआ? उसका मामला तो और भी दुखद बताया जाता है। हाँ, आयरलैंड का हश्र इससे भी बुरा हुआ। आयरलैंड एक ऐसा देश था जो धार्मिक रूप से गहराई से बटा हुआ था। कैथोलिक बहुसंख्यक थे और प्रोटेस्टेंट अल्पसंख्यक। इंग्लैंड के शासकों ने आयरलैंड के प्रोटेस्टेंट अल्पसंख्यकों का समर्थन किया ताकि वो कैथोलिक बहुसंख्यकों पर अपना दबदबा बना सकें। कैथोलिकों के विद्रोहों को निर्ममता से कुचला गया और आखिरकार वुल्फ टोन और उसकी यूनाइटेड आयरिशमैन की बगावत 1798 को दबाने के बाद 1801 में आयरलैंड को जबरदस्ती यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया गया। जबरदस्ती? हाँ, और वहां भी एक नए ब्रिटिश राष्ट्र के निर्माण के नाम पर आयरिश संस्कृति और भाषा को दबाने की भरपूर कोशिश की गई। राष्ट्रीय प्रतीक गढ़े गए जैसे ब्रिटिश झंडा, यूनियन जैक, राष्ट्रगान, गॉड सेव आवर नोबल किंग, और अंग्रेजी भाषा को खूब बढ़ावा दिया गया। पुराने राष्ट्र इस संघ में सिर्फ सहयोगी के तौर पर ही रह पाए। तो ब्रिटेन में राष्ट्रवाद एक तरह से अंग्रेजी राष्ट्रवाद का ही विस्तार था, जिसने बाकी पहचानों को अपने नीचे दबा दिया। ये यूरोप के बाकी हिस्सों से काफी अलग था ना? हाँ, ये काफी अलग था। यूरोप के बाकी हिस्सों में राष्ट्रवाद अक्सर साम्राज्यों के खिलाफ आजादी के संघर्ष या बिखरे हुए इलाकों को जोड़ने से जुड़ा था, जबकि ब्रिटेन में ये एक स्थापित राष्ट्र राज्य द्वारा अपने प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाने और एक खास अंग्रेजी संस्कृति को थोपने की प्रक्रिया ज्यादा थी। इसने नक्शे बदले, पहचाने गढ़ी, लेकिन 19वीं सदी के आखिर तक आते आते इसका स्वरूप कुछ बदलने लगा था। ये शुरुआत के उदारवादी विचारों से दूर होने लगा था। हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बदलाव था। 19वीं सदी के आखिरी चौथाई तक आते आते राष्ट्रवाद का वो उदारवादी लोकतांत्रिक चरित्र जो शुरुआत में था, वो धीरे धीरे सीमित होने लगा। अब राष्ट्रवाद एक संकीर्ण सिद्धांत बन गया था जिसके लक्ष्य सीमित थे। मतलब ये कि अब बड़े यूरोपीय राष्ट्र सिर्फ अपनी आज़ादी या एकता की बात नहीं कर रहे थे, बल्कि वो एक दूसरे के प्रति ज्यादा असहिष्णु होते जा रहे थे और हमेशा लड़ने को तैयार रहते थे। अब वो अपने साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए राष्ट्रवादी भावनाओं का इस्तेमाल करने लगे थे। ओह, यानी दूसरे देशों पर कब्जा करने को भी राष्ट्रवाद से जोड़ा जाने लगा। हाँ, बिल्कुल। एशिया और अफ्रीका में अपने उपनिवेश बनाने को, दूसरे देशों पर कब्जा करने को एक तरह से राष्ट्रीय गौरव की बात माना जाने लगा। इसे सभ्य बनाने के मिशन के तौर पर पेश किया गया, लेकिन असल मकसद तो संसाधनों पर कब्जा करना और अपना साम्राज्य फैलाना था। इसका सबसे खतरनाक उदाहरण शायद बाल्कन क्षेत्र में देखने को मिला। बिल्कुल सही। बाल्कन क्षेत्र का मामला राष्ट्रवाद के इस बदलते और खतरनाक होते स्वरूप का सबसे सटीक उदाहरण है। बाल्कन भौगोलिक और जातीय रूप से बहुत विविधता वाला क्षेत्र था। आज के रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बेनिया, ग्रीस, मैसेडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया, मोंटेनेग्रो, ये सब इसी में आते थे और इन पर लंबे समय तक तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य का नियंत्रण था। 19वीं सदी में ऑटोमन साम्राज्य कमजोर पड़ने लगा और साथ ही यूरोप में रोमांटिक राष्ट्रवाद के विचार फैले। इससे बाल्कन के लोगों में भी स्वतंत्रता की भावना जगी। एक एक करके यूरोपीय अधीनता से निकलकर बाल्कन देश अपनी स्वतंत्रता घोषित करने लगे। तो ये तो अच्छी बात थी। हाँ, स्वतंत्रता पाना अच्छी बात थी, लेकिन मुश्किल ये हुई कि जैसे जैसे ये अलग अलग स्लाव राष्ट्रीय समूह अपनी पहचान और स्वतंत्रता को परिभाषित करने की कोशिश करने लगे, बाल्कन क्षेत्र गहरे टकराव का अखाड़ा बन गया। हर बाल्कन राष्ट्र अपने लिए ज्यादा से ज्यादा इलाका चाहता था और वो इसके लिए इतिहास का हवाला देते थे कि कभी हम यहाँ तक फैले हुए थे। मतलब वो आपस में ही लड़ने लगे। हाँ, वो आपस में ही एक दूसरे से बहुत ईर्ष्या करते थे और हर कोई दूसरे की कीमत पर अपना क्षेत्र बढ़ाने की उम्मीद रखता था। और इसमें यूरोप की बड़ी ताकतों ने भी अपनी रोटी सेकने की कोशिश की होगी। बिल्कुल। मामला और भी ज्यादा जटिल इसलिए हो गया क्योंकि इसमें बड़ी यूरोपीय शक्तियों की भी दिलचस्पी थी। रूस, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी, ये सब ताकतें ऑटोमन साम्राज्य की कमजोरी का फायदा उठाकर बाल्कन क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहती थी। तो सब अपना अपना खेल खेल रहे थे। हाँ, इससे इस क्षेत्र में इन शक्तियों के बीच जबरदस्त प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई। व्यापार, उपनिवेश, नौसैनिक और सैन्य ताकत, हर चीज को लेकर टकराव था और हर शक्ति बाल्कन में दूसरी शक्तियों के प्रभाव को कमजोर करके अपना दबदबा कायम करना चाहती थी। इससे यहां कई युद्ध हुए और यही तनाव आखिरकार पहले विश्व युद्ध का कारण बना। हाँ, बिल्कुल। बाल्कन क्षेत्र में ये जो राष्ट्रवादी तनाव था, ये इतना ज्यादा बढ़ गया कि ये पूरे यूरोप के लिए एक तरह से बारूद का ढेर बन गया
और 1914 में साराजेवो में ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या ने इसी ढेर में चिंगारी का काम किया और इसी से प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया। राष्ट्रवाद साम्राज्यवाद के साथ मिलकर यूरोप को एक महाविनाश की ओर ले गया। तो हमने देखा कि कैसे राष्ट्रवाद एक शक्तिशाली विचार के रूप में उभरा, जिसने न सिर्फ यूरोप का नक्शा बदल दिया बल्कि लोगों की पहचान और उनकी निष्ठा, उनकी वफादारी को भी एक नई दिशा दी। फ्रांसीसी क्रांति की उम्मीदों से शुरू होकर यह विचार उदारवाद, रूढ़िवाद, रोमांटिसिज्म से गुजरता हुआ एकीकरण और अंततः साम्राज्यवाद और विश्व युद्ध के भयावह दौर तक पहुंचा। बिल्कुल, एक विचार जिसने राष्ट्र बनाए, साम्राज्यों को तोड़ा, लोगों को आजादी दिलाई, लेकिन साथ ही साथ दमन, युद्ध और टकराव का कारण भी बना। ये इसकी एक जटिल विरासत है। हाँ। और इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल शायद सोचने लायक है। राष्ट्र की ये अवधारणा जो 19वीं सदी के यूरोप में इतनी प्रभावशाली थी, क्या आज की इस बदलती हुई दुनिया में, जहां पहचान के कई और आधार उभर रहे हैं, जैसे वैश्विक नागरिकता या क्षेत्रीय पहचान या धार्मिक पहचान, क्या राष्ट्रवाद आज भी उतना ही प्रासंगिक है? और इतिहास के इस उथल-पुथल भरे दौर से आज के समाज, खासकर वे समूह जो आज भी अपनी पहचान और अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, वो क्या सबक ले सकते हैं? यकीनन सोचने वाली बात है। उम्मीद है आपको यूरोप में राष्ट्रवाद के इस उतार चढ़ाव भरे सफर को समझने में इस बातचीत से कुछ मदद मिली होगी। अगली बार फिर मिलेंगे एक और विषय की गहराई में उतरने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद।